नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारत और रूस की 70 साल पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत पहुंच गए। पुतिन के दौरे पर दोनों देशों के बीच कौन सी बड़ी और अहम डील होने की संभावना है, इन दोनों राजनेताओं के मिलने से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर पड़ेगा, इसकी करेंगे पड़ताल। इसी के साथ देश के प्राइवेट और ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों से जुड़े मसले पर भी बात करेंगे। मोदी सरकार ने संसद में ईपीएफओ और ईपीएस 95 पर बड़ा अपडेट दिया है। तो चलिए, क्या है अपडेट, इसकी करते हैं पूरी पड़ताल। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। ईपीएफओ और ईपीएस 95 को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की बड़ी उम्मीदों पर सरकार ने लोकसभा में ब्रेक लगा दिया। ईपीएफओ और ईपीएस 95 पर सरकार ने लोकसभा में क्या कहा? कर्मचारियों की काफी लंबे समय से मांग थी कि सैलरी लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी जाए। उस पर सरकार ने क्या जवाब दिया, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत पहुंच गए। पुतिन के भारत दौरे ने वैश्विक हलचल वो बढ़ा दी। अमेरिका और यूरोपियन देशों में क्यों मच रही है खलबली, क्यों अहम मानी जा रही है पुतिन की भारत यात्रा, इसको भी करेंगे डिकोड। और अंतिम में चर्चा करेंगे बैंक डिपॉजिट्स की। खबरें आ रही हैं कि ब्याज दरें घटने से पहले लोग जमकर फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में पैसा लॉक कर रहे हैं। क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग भी चल रही है। क्या होगा कल, रेट कट होगा या नहीं? प्रवीण सर से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन की बात तो खूब हो रही, रिवीजन होगा या नहीं, फला फायदा ऐड होगा या नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले देश के करोड़ों कर्मचारियों को भी लग रहा था कि सरकार लगे हाथ उनकी भी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला या ऐलान करेगी। लेकिन ईपीएफओ और ईपीएस 95 पर हो रही तमाम चर्चाओं के बीच सरकार ने लोकसभा में बड़ा अपडेट दिया। 1 दिसंबर को जब सरकार से पूछा गया कि क्या न्यूनतम पेंशन यानी जो ईपीएस 95 के तहत जो न्यूनतम पेंशन मिलता है वो 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 किया जाएगा, तब सरकार ने साफ किया कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रवीण सर, जहाँ तक मुझे याद है अक्टूबर में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी, जिस नाम से आप जानते हैं, उस बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। हालांकि उस समय भी कोई आधिकारिक पुष्टि वो नहीं आती हुई दिख रही थी। लेकिन बहुत बड़ा झटका है बॉस। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम लोग अवेट कर रहे थे कि इस लिमिट को बढ़ना चाहिए। कहा जा रहा था कि महंगाई बढ़ गई है, दवाई के खर्चे बढ़ गए हैं, रोज़मर्रा की जीवन को चलाने में बड़ा कष्ट हो रहा है, तो इस जो लिमिट है इसको बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार ने तो साफ मना कर दिया। जिस तरह से ओपीएस को लेकर संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नहीं, ओपीएस को लेकर अगर आपके मन में किसी भी तरह का ख्वाब है तो भूल जाइए। ना बिल्कुल, ईपीएस 95 देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर को कैटर करने वाली पेंशन स्कीम है। 80 लाख से ज़्यादा लोग इस स्कीम के दायरे में आते हैं और अब इस पे उम्मीदें भी लंबे वक्त से टिकी हुई हैं और जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं वो इसको लेके लगातार मांग करते आए हैं। धरना प्रदर्शन और तमाम तरह के सरकार को मेमोरेंडम देना, ये सब चीज़ें लंबे वक्त से इस चीज़ को लेके होती हुई आई है कि जो 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन जो ईपीएस 95 के तहत मिल रही है उसको बढ़ाया जाए। ये भी 1,000 रुपये की भी जो मिनिमम पेंशन है ये 2014 में लागू की गई थी। अब आप ये मानकर चलिए कि 1,000 रुपये की पेंशन किसी भी परिवार के लिए किसी भी लिहाज से उपयुक्त नहीं है और इसको लेके मांग चल रही थी कि 7,500 रुपये किया जाए या कम से कम 9,000 रुपये इसको बढ़ाकर किया जाए। उस सब पे सरकार ने जो एमओएस है उन्होंने शोभा करंदलाजे उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका अभी कोई न तो प्रस्ताव है न सरकार इसको करने की हैसियत में है। प्रवीण सर, सरकार ने यह भी कहा कि ईपीएस 95 का जो पेंशन फंड है वो एक्चुरियल डेफिसिट, यानी ये एक नया टर्म आ रहा है सर, एक्चुरियल डेफिसिट, वो कह रहे हैं कि घाटा में। इसको अगर आसान भाषा में समझना चाहें आपसे तो क्या है सर ये एक्चुरियल डेफिसिट? एक्चुरियल डेफिसिट या फंड जो अगर आप कहेंगे तो जो पेंशन जिस पैसे से दी जानी है वो पैसा ही असल में उस 1,000 रुपये की पेंशन को देने के लिहाज से कम है। तो सरकार को उनका ये कहना है, जो शोभा करंदलाजे उनका ये कहना है कि एक तो 1.66% सरकार पहले ही ईपीएस 95 के तहत जो
कोई भी कर्मचारी है उसके वेजेस का 1.66% सरकार अपने खाते से जमा कर रही है जी। इसके बाद सरकार को जो 1,000 रुपये पेंशन देना है उसमें सरकार को बजटरी एलोकेशन करना पड़ता है, यानी सरकार को अपने पैसे से यहाँ पे और आपके लिए फंड इकट्ठा करना पड़ता है ताकि आपको 1,000 रुपये दिए जा सके। अब सरकार के खजाने में उनका सीधे तौर पर अगर इसका आशय निकाला जाए, सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं है कि सरकार आपका कंट्रीब्यूशन भी दे और उसके बाद सरकार फिर अपनी तरफ से अतिरिक्त फंड लगाए जहाँ पे कि आपको 7,500 रुपये पेंशन दी जा सके जी। तो 80 लाख के लगभग ये लोग हैं और इसके साथ जो तादाद आपकी आगे आएगी, यानी ये नंबर जो है वो बढ़ेगा क्योंकि ग्रोइंग एज है लोगों की, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ नए लोग इसमें शामिल होंगे और जब उनको पेंशन देने का 7,500 रुपये के हिसाब से भी अगर आप मान लीजिए तो वो एक लंबा चौड़ा कॉर्पस सरकार की जेब से जाता हुआ दिखाई देगा। सरकार इस वक्त इस चीज़ के मूड में है नहीं। चलिए सर, तो अपने व्यूअर्स को बता, यहाँ भी इसमें भी एक कैच और है विशाल, अगर सरकार यहाँ 7,500 रुपये की मिनिमम पेंशन करती है यानी 1,000 से 7.5 गुना हाँ करती है, इसका मतलब ये है कि सीधे तौर पे फिर सरकारी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं वो अपनी डिमांड को और तेज करेंगे कि साहब अगर आप प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन 750% बढ़ा सकते हैं, 7.5 गुना बढ़ा सकते हैं, तो हमारी पेंशन पुरानी पेंशन पर लेकर आने में आपको कौन सी तकलीफ हो रही है। अगर आप खजाना खोल रहे हैं तो क्या सरकारी सेक्टर के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने कोई पाप किया है? तो फिर वो सरकार के लिए एक पेंडोरा जो है वो खुल जाएगा कि अब साहब कितना ही पैसा सरकार पेंशन पर लगाए, और इसको लेके वार्निंग तमाम लोग पहले से ही दे रहे हैं। प्लस एक एडिशनल ये भी डिमांड आ जाएगी कि 8वें वेतन आयोग में जो इस तरह से कहा जा रहा है सर कि सैलरी में जो है पेंशन में जो है 30 से 35% का उछाल देखने को मिल सकता है, वहाँ भी उस डिमांड में भी और बढ़ोतरी की मांग जो है डिमांड की जा सकती है। नहीं बिल्कुल, देखो सैलरी को लेके तो डिमांड कर ही रहे हैं कि साहब आप फिटमेंट फैक्टर बढ़ा दीजिए, डीए को मर्ज कर दीजिए बेसिक के साथ, सैलरी के साथ जो पेंशन जो रिवीजन है उसको क्लियरली आप मेंशन कीजिए TOR में ही, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, पेंशन के बेनिफिट्स दीजिए अतिरिक्त तौर पर। तो ये डिमांड्स तो सरकारी कर्मचारियों की है ही। सरकार के सामने दुविधा ये है कि पहले वो सरकारी कर्मचारियों को देखे कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को देखे, और जब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के मतलब प्रैक्टिकल एक सिचुएशन में ये बता रहा हूँ कि अगर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की जब बात की जाएगी तो सरकारी सेक्टर के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी 19 बैठेंगे, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भले तादाद में ज़्यादा हो वो उनसे कमतर ही बैठेंगे, क्योंकि सरकार पहला फेवर अगर लेगी तो सरकारी कर्मचारियों का लेगी। जी, आप सर एक वैल्यू एडिशन दे दें अब अपने व्यूअर्स को कि देखिए EPS 95 स्कीम जो है वो है क्या। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये देश की सबसे बड़ी पेंशन योजना इसको कहा जाता है, जिसमें निजी यानी जो प्राइवेट और संगठित क्षेत्र के 80 लाख से अधिक पेंशनर्स शामिल हैं। इस योजना में कर्मचारी के वेतन का जो है 8.33% हिस्सा जो है नियुक्ता यानी जो एम्प्लॉयर जो होता है, जो आपको नौकरी पर रखता है, वो कंट्रीब्यूट करता है, और 1.16% जो है कंट्रीब्यूशन सरकार की ओर से किया जाता है। और ये अंशदान जो है, जो कंट्रीब्यूशन जो है वो 15,000 रुपये की वेतन सीमा के दायरे में ही आता है। अब जिस तरह से सर आप कह रहे थे मुझे कि सरकार तो कह रही है कि एक्चुअल डेफिसिट में है, यानी जितना पैसा पेंशन के लिए भविष्य में देना चाहिए वो कह रहे हैं कि उतना पैसा फंड में मौजूद नहीं है। ठीक इसी तरह की बात जो है जो संजीव सान्याल साहब जो हैं एक अच्छे इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं और अच्छे एडवाइज़र भी माने जाते हैं, वो भी कहते हुए दिख रहे थे कि लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, पेंशन को लेकर बहुत बड़ी बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि आगे जो भविष्य में है वो हम जो है अच्छा खासा आपको पेंशन देने की बात कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ भी आप जो है उस जो डिलीवरी है आप उस डिलीवरी को मीट नहीं कर पाएंगे, जो एक्सपेक्टेशन है उसको आप मीट नहीं कर पाएंगे। क्या इन दोनों कहानी को मर्ज करके देखना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल देखना होगा। भारत की जनसंख्या जो उसका रिप्लेसमेंट रेट है उससे नीचे जा रही है। ये बात हम लोगों ने भी डिस्कस की थी जब संजीव सान्याल साहब ने जो बोला उसी संदर्भ में। जी। तो रिप्लेसमेंट रेट से कम जा रही है, इसका मतलब ये है कि जनसंख्या बूढ़ी अब होना शुरू हो रही है। आबादी भारत धीरे धीरे एक ज़्यादा उम्र वाला देश बनता जा रहा है। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड थी उसके फ़ायदे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जब उम्र दराज आबादी होगी तो उसकी पेंशन की ज़रूरतें होंगी, उसकी हेल्थ केयर की ज़रूरतें होंगी, उसमें बड़ा रोल सरकार को निभाना पड़ेगा एज अ
वेलफेयर स्टेट आपको वहाँ पैसे खर्च करने होंगे। जी। जब ज़्यादा बड़ी आबादी होगी, सरकार के खजाने का एक बड़ा हिस्सा अगर पेंशन पे गया तो सरकारी खजाने के लिए इसका बोझ उठाना मुश्किल हो जाएगा। जी। तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन एक यहाँ अगर हम डिस्कस कर रहे हैं इस मसले का कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को, चूंकि सरकार ने एक तरह से अभी हाथ झाड़ लिए हैं कि साहब आपको 7,500 रुपये की पेंशन नहीं दे सकते। अब सवाल विशाल बड़ा ये उठता है कि फिर आखिर इसका सॉल्यूशन है क्या? 1,000 रुपये से काम चलेगा नहीं, ना अभी चलेगा ना आने वाले वक्त में चलेगा। अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से देखेंगे, रुपये के डेप्रिसिएशन के हिसाब से देखेंगे, तो आप फिर आगे आने वाले वक्त में आपको और ज़्यादा पैसा चाहिए। सवाल ये उठता है सॉल्यूशन होगा क्या? दो सॉल्यूशन इसके समझ में आते हैं जो मेरे लिहाज से मुझे दिखाई देते हैं। पहला सॉल्यूशन इसका ये है कि एक सरकार जो बार बार आपको कह रही है और जो बहुत ज़्यादा लिबरलाइज जिस चीज़ को किया वो सरकार ने किया एनपीएस को। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉई को या कोई किसी भी वर्किंग पर्सन को अपना पैसा एनपीएस में बिल्कुल अर्ली स्टेज में डालना शुरू करना होगा। जी। आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। फिर आपके पास कई ऑप्शन है, सरकार ने ऑप्शन बढ़ाए उसमें 100% तक का इक्विटी का ऑप्शन आपको दिया है कि आप पूरा पैसा भी इक्विटी में दे सकते हैं। ज़्यादातर जानकार इस बात को मानते हैं कि अंत में लंबे वक्त में अगर आपको कहीं रिटर्न मिलेगा तो वो बाजार से ही मिलेगा, शेयर मार्केट से ही मिलेगा। अगर आप CAGR के हिसाब से अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखेंगे, भारत एक ग्रोथ स्टोरी में, एक ग्रोथ के मोमेंटम में जाहिर तौर पर अगले 25-30 साल में अगर आप पैसा लगाते तो बाजार आपको सफिशिएंट पैसा दे सकता है। तो पहला ऑप्शन, पहला सॉल्यूशन है आपका एनपीएस। सरकार के भरोसे मत रहिए, एनपीएस 95 के भरोसे मत रहिए। आप अपना पैसा एनपीएस या जो भी दूसरा रिटर्न चाहे सिप हो उसके जरिए लगाइए और वहाँ जाकर आप अपनी पेंशन का इंतजाम खुद कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको ईपीएस के जरिए या पीएफ के जरिए अगर आपको अच्छी पेंशन चाहिए, मान लीजिए आप 7,500 रुपये पेंशन चाहते हैं, 1,000 रुपये का भी का इंतजाम है, आपको अपना ज़्यादा कॉर्पस कटाना होगा फिर वहाँ पे पेंशन के लिए, ईपीएस के लिए। यहाँ सरकार ये कर सकती है कि कुछ अंशदान सरकार अभी जो 1.16% कह रही है, माफ़ कीजिएगा मैंने 2-3 बार जब बताया तो 1.66% बताया, तो 1.16% का सरकार जो कर रही है इसको सरकार डबल कर सकती है, 2% कर सकती है, 2.5 2.5% कर सकती है। एक जो आपका गैप है वो यहाँ से फिल होगा। दूसरा गैप, अगर थोड़ा एम्प्लॉय के एंड पर अगर कुछ और हिस्सा बढ़ाया जा सकता है जिससे कि पेंशन का कॉर्पस ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, वहाँ कोशिश की जा सकती है। जैसे अभी सरकार ने एक जो बड़ी बात करी है, जो 4 नए लेबर कोड आए हैं, उसमें एक बड़ी बात ये कही गई है कि आपकी जो सैलरी है उसका 50% आपका बेसिक हो जाएगा। यही बात कही गई, अगर मैं सही बता रहा हूँ, 50% बेसिक हो जाएगा। यानी इसके अनुपात में जब आपका पीएफ कटना शुरू होगा तो वो ज़्यादा कटेगा। यहाँ से फिर आप पेंशन के लिए पैसा थोड़ा ज़्यादा निकाल के रख सकते हैं। तो अगर सरकार कोई ऐसा कानून लेके आती जिसमें अभी जो पेंशन के लिए आपका कंपोनेंट कटता है अगर वो थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए 1% 2%, तो हो सकता है कि वहाँ आपका पेंशन के लिए आपका 7,500 रुपये का इंतजाम हो पाए। चलिए सर, एक लास्ट कमेंट और ले लेते हैं। ईपीएफ की जो है सैलरी की जो लिमिट है उसको लेकर भी सवाल पूछा गया था कि 15,000 की जो लिमिट है उसको भी 30,000 करना चाहिए। इसको लेकर भी सरकार ने संसद में कहा कि इसकी भी कोई संभावना नहीं है। इस पर भी एक लास्ट कमेंट आप दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल उसमें भी बात आ रही थी और यहाँ भी ये कहा गया था जो सरकार के द्वारा ही कुछ वक्त पहले कि ये सारी चीज़ें विचारार्थ हैं, इन पर पूरा जो विचार विमर्श है सरकार की या सीबीटी की जब बैठक होगी तो इन चीज़ों पे विचार किया जाएगा। अब सरकार क्यों कह रही कि ये विचार में नहीं है अभी संसद में, ये बात देखने काबिल है। लेकिन 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी को मानकर चलना और उसके बाद इस बात की आज़ादी देना कि सब अब आप अगर चाहें तो पीएफ न काटें, ये एक
इरेशनल सी बात, अतार्किक सी बात समझ में आती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ गए हैं। पुतिन के दौरे को लेकर राजधानी दिल्ली में जो है भव्य तैयारियां की गई हैं, साथ ही सुरक्षा के भी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान जो है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर जो है चर्चा होगी। खास तौर से रक्षा क्षेत्र में जो है कहा जा रहा है कि नए ऐलान हो सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस, एनर्जी और डिप्लोमेसी, जो भारत रूस दोस्ती के 3 मजबूत स्तंभ हैं, उसको भी जो है और मजबूत करने की कोशिश की जा सकती है। प्रवीण सर, पुतिन साहब के जो दौरे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं सर, और इसका क्या द बिगर पिक्चर क्या हो सकता है? नहीं देखिए, रूसी राष्ट्रपति आज भारत पहुंच रहे हैं। ये दौरा भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया की नज़रें विशाल इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पे लगी हुई है। उनका दौरा ऐसे वक्त पर भारत के साथ रिश्ते, ट्रेड, इस सब की बात करेंगे, लेकिन पहले ग्लोबल सिनेरियो को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन का दौरा ऐसे वक्त पे हो रहा है जबकि रूस और यूक्रेन की जंग को रोकने की लगातार कोशिशें पूरी दुनिया कर रही है। आपके यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो पूरी दुनिया में, अभी उनकी ट्रंप के साथ भी मुलाकात हुई, अभी उनकी मैक्रो के साथ भी, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई, और तमाम जो एक अमेरिका का एक दिया हुआ प्रस्ताव है युद्ध रोकने का, उस पर तकरीबन जेलेंस्की ने हामी भर दी है जी। रूस के यहाँ अभी अमेरिकन डिप्लोमेट थे इस पूरी पीस प्रोसेस की चर्चा करने के लिए। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि अब रूस के चूंकि राष्ट्रपति भारत आए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उनको परस्यू करें, उनको इस बात के लिए राजी करें कि वो यूक्रेन के साथ इस जंग को रोकें। बहुत बड़ी बात है। इससे आपको भारत का एक देखिए बढ़ता हुआ कद दिखाई देता है कि जब दुनिया के पिछले 3 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है जब 2 देश जंग में लगे हुए हैं, जंग उनमें चल रही है, तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद लाखों लोग मारे गए, और भारत इसमें लगातार कहता रहा कि इस जंग को रोका जाना चाहिए। इस वक्त भारत पर नज़रें दुनिया भर की टिकी हैं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि साहब पीस का या शांति का रास्ता अख्तियार कीजिए, किस तरह से निकल सकता है। एक तो वो बड़ा मसला है, और उसके बाद फिर पूरा भारत और रूस के जो रिश्ते हैं, चाहे डिप्लोमेसी को देख लीजिए, चाहे ट्रेड को देख लीजिए, वो अब एक नए लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें भी आप बैकड्रॉप को अगर देखेंगे तो वो अमेरिकन ट्रेड डील है, जहां पे कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फिर से अटकती हुई, फंसती हुई नजर आ रही है, और मसला उसमें जो बड़ा निकल रहा है या जो बताया जा रहा है वो है फाइटर जेट्स की डील को लेकर। विशाल जी जी। लेकिन सर इसके अलावा सर कुछ और डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर और जो डील है उसको लेकर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। हालांकि हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही जो है मनी सेंटर में इस बात को है बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से आप समझना चाहेंगे। अब भारत जो है कहा जा रहा है सर कि S-400, सुखोई 57 और तमाम जितने भी जो है हाईली इक्विप्ड जो है बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी इफिशियंट जो कहिए तमाम बात है। और इसके अलावा एक और बात सामने आ रही थी कि रशिया जो है भारत को ये भी कह रहा है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले भी पॉइंट को आप ले लीजिए। इन तमाम मुद्दों को आप कैसे देख रहे हैं सर, और कुछ स्पेसिफिक अगर आप कमेंट करना चाहें सुखोई 57 और S-400 पर? नहीं, सबसे पहली जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि भारत और रूस के बीच में एक $2 अरब की न्यूक्लियर सबमरीन की डील हुई है। ये डील अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे वक्त से इस डील को लेके दोनों के बीच में एक स्टेलमेट था, एक डेडलॉक बना हुआ था, क्योंकि भारत की प्राइसिंग और जो रूसी पक्ष है उसकी प्राइसिंग को लेके बात बन नहीं रही थी। अब बताया ये जा रहा है कि ये डील दोनों राष्ट्रपति पुतिन के आगमन के ठीक पहले भारत और रूस के बीच में ये $2 अरब की न्यूक्लियर सबमरीन की डील फाइनल हो गई। लीज पे ये सबमरीन ली जानी है। तो एक पहला फैक्टर ये है कि समुद्री जो भारत की रक्षा है, सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, वहाँ एक मजबूत भारत को एक इक्विपमेंट, एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। एक तो बड़ी डील ये है। इसके बाद सुखोई 57 की बात है जिस पर चर्चा होना तय है। माना ये जा रहा है कि भारत सुखोई 57 की डील रूस के साथ करने जा रहा है। जी जी। भारत और अमेरिका के बीच में जो डील को लेकर रस्साकसी फंसी हुई है, जहां बाकी सब चीज़ें बताया ये जा रहा है कि सब चीज़ें सेट हैं, लेकिन अमेरिका का जो प्रेशर एक भारत पे था इस बात का कि F-35 बॉम्बर आप हमसे खरीदिए, भारत उस चीज़ के लिए राजी नहीं था। भारत 5 जनवरी
स्टील एयरक्राफ्ट जो है उसको रशिया से लेने वाला है, लेने को लेके बातचीत है और हो सकता है ये डील हो जाए। और इसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है या मैन्युफैक्चरिंग है, इसको लेके तमाम चीज़ें भारत में हो सकती हैं। जो आपके सुखोई 30 है, MKI हैं, उनके का जो अपग्रेडेशन होना है वो भी एक लगभग 63,000 करोड़ का सौदा है। वो भारत में पूरा काम किया जाना है, उसमें रूस से केवल टेक्नोलॉजी और बहुत मामूली उनका सपोर्ट है, लेकिन एक वो भी एक बड़ी चीज़ है। जी, इसके अलावा सर कहा जा रहा है कि भारत का जो रुपए कार्ड है और रूस में और रूस का जो मीर कार्ड है वो भारत में चलेगा, इस तरह की भी बातें आ रही हैं। ये भी बहुत बड़ा एक कदम है, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हम लोग UPI, हमारे देश का जो UPI है वहाँ काम करे। इसके अलावा भी जो है रूपी रूबल ट्रेड को लेकर भी बात कही जा रही थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जब UPA के दूसरे कार्यकाल के आसपास से अगर हम बात करें 2010 के आसपास से, उस वक्त से लेके 2016-17 तक रूस के साथ जो रक्षा की डील्स थी भारत की, या भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट में रूस का जो हिस्सा था वो कम पड़ता हुआ दिखाई दिया। उसको फिर अब भारत ने बढ़ाने की कोशिश की है। भारत का जो अगर टोटल ट्रेड की बात करें तो 2024 में 12% बढ़ा है, $63 बिलियन के ऊपर निकल गया है। और इसी तरह से जो डिफेंस डील्स हैं उसमें भी रशिया का शेयर फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारत रूस की हेल्प कर रहा है, भारत ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे रूस को देखता है। और हाल के वक्त में जिस तरह की अमेरिका के इस साल के मार्च अप्रैल से ही आप देख लीजिए और अभी तक अमेरिका के साथ जिस तरह के डेवलपमेंट हुए, उसने भारत को एक बार फिर से, भारत की सोच को एक बार फिर से पुख्ता कर दिया कि आपका ट्रस्टेड पार्टनर अगर दुनिया भर में कोई है तो वो रशिया है। डिफेंस के लिए आपको रशिया पे आप भरोसा कर सकते हैं, चाहे S-400 हो, चाहे सुखोई MKI 30 MKI हो, या अब सुखोई 57 हो। तो वो एक जो मजबूत दोस्ती है अमेरिका के साथ, जिस तरह की अमेरिका पाकिस्तान को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से चीज़ें और ख़राब होती हुई नजर आई है। सर, एक सिप्री की रिपोर्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के जो टॉप 3 जो है हथियार के जो सप्लायर है उसमें पहले नंबर पर जो है वो रूस आ रहा है 36% के आसपास, उसके बाद फ्रांस 33% और अमेरिका 13% के आसपास है। तो बहुत ही रोचक जानकारी भी है सर। इसके अलावा क्रूड ऑयल को लेकर भी एक फ्रांस की हिस्सेदारी पिछले कुछ वक्त में इसलिए बढ़ी क्योंकि एक तो भारत ने 26 राफाल एयरक्राफ्ट खरीदे एयरफोर्स के लिए, उसके बाद 26 ही राफाल एयरक्राफ्ट की डील मरीन के लिए हुई, नेवी के लिए हुई। तो फ्रांस के साथ भी भारत के रिश्ते डिफेंस और उसके बाहर भी बहुत मजबूत हुए हैं पिछले कुछ अगर वर्षों को अगर आप देखेंगे। अलग अलग, चाहे मैक्रो हो, चाहे फिर निकोलस सरकोजी थे उसके पहले, अलग अलग राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में भारत और फ्रांस के रिश्ते भी लगातार मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं। जी। एक लास्ट कमेंट सर, कि इंडिया US का जो ट्रेड डील है वो अभी भी असमंजस वाली स्थिति में है सर, अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है। क्या उस डील को इम्पैक्ट करती हुई भारत और रूस की या रूसी राष्ट्रपति की भारत की यात्रा जो है, इस पे दुनिया की नजरें तो है ही, अमेरिका की खास तौर पे नजरें, राष्ट्रपति ट्रंप की नजरें बहुत ज़्यादा हैं इस पूरे की पूरी विजिट पे। भारत और रूस के बीच में किस तरह के सौदे होते हैं, क्या डिफेंस डील्स होने वाली हैं, किस तरह के, क्योंकि अमेरिका का देखिए ट्रंप का क्या कहना था। ट्रंप ने बार बार ये कहा कि आपको रूस से तेल की खरीद बंद करनी होगी, तभी हमारी कोई डील होगी, नहीं तो हम आप पे फिर और ट्रेड बैरियर लगाएंगे। इसके बावजूद भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल की सप्लाई भले कम की, लेकिन रूसी राष्ट्रपति को भारत विजिट के लिए आमंत्रित करना और अब संभवतः बहुत बड़ी डिफेंस और दूसरी डील्स का होना, ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया के जो इस तरह के जो प्रेशर थे उनसे बाहर निकल के अपने नेशनल इंटरेस्ट्स के आधार पे कोई भी सौदा या समझौता करता है। सर, रूसी तेल की आपने बात की तो उसके अभी डेटा मेरे पास है। 2021-22 में मात्र जो है 2% के आसपास हम लोग जो है क्रूड ऑयल खरीदते थे, वो 2022-23 में बढ़कर 19.1% के आसपास आया। 23-24 में बढ़कर 33.4% और 24-25 में जो है इसका पीक समझिए 35.2। लेकिन जब से
का जो रिस्क आ गई और तमाम तरह की जो बात कॉन्स्टिट्यूंस की बात कही गई, कहा गया कि आप थोड़ा कम करिए, कॉस्ट डाउन कीजिए। उसके बाद जो है 25-26 में, ये 25-26 का जो डेटा है सर, अप्रैल से सितंबर 2025 तक के आसपास का, वो 35.2% से गिरकर जो है 32.3% के आसपास आ गया है। तो हल्का स्लाइटली जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब देखना होगा सर कि आगे क्या ऊपर रेखा तय होती है इंडिया यूएस ट्रेड डील की, और इंडिया रशिया जो रिश्तेदारी है 70 साल की पुरानी रिश्तेदारी, उसमें क्या चलता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ रही है, लोग जो है सेविंग अकाउंट से पैसे निकालकर तेजी से एफडी में डाल रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि बैंक डिपॉजिट्स में एफडी का जो हिस्सा है 62% के करीब पहुंच गया है, जो पिछले 2 साल का सबसे उच्चतम स्तर है। अब इसी बात को आंकड़ों से समझिए। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब बैंकों में कुल डिपॉजिट्स का लगभग 62% हिस्सा जो है फिक्स डिपॉजिट में है। यह आंकड़ा मार्च जो है 2023 में करीब 57% था। वहीं सेविंग अकाउंट्स में जो डिपॉजिट्स का हिस्सा है वो घटकर अब 29% रह गया, जबकि पहले ये 33% के आसपास था। सर मैंने ओपनिंग में इसलिए भी लिखा कि क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक अभी कंटिन्यू हुई है, कल फैसला आएगा क्या रेट कट होगा या नहीं होगा। लेकिन लोगों को लग रहा है, जिस तरह से आप भी कई बार मनी सेंट्रल में बताते रहते हैं कि देखो विशाल, जो है रेट साइकिल जो है इनवर्ड पॉलिसी पे चल रही है, घटते हुई क्रम में घटती हुई क्रम में जो है आ रही है रेपो रेट, और इस तरह से जो है ब्याज दर जो है, लोन्स जो है और तमाम तरह की चीज़ें भी उसमें भी कट डाउन देखने को मिल रहा है। तो क्या इसी डर की वजह से लोग जो है अब अपना पैसा जो है कासा में ना रख रहे हैं, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में ना रख रहे हैं, सीधे एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं? इसकी 2-3 वजह है, और एक वजह इसकी ये भी है कि ब्याज दरें रिवर्स साइकिल में है, निचले साइकिल में जा रही हैं, लोएस्ट वो में जा रही हैं, और माना ये जा रहा है कि अगर एक और रेट कट दिसंबर में होता है तो रेपो रेट 5.25% पे पहुंच जाएगा और जमा पर ब्याज दरें घटेंगे। लेकिन पिछले कुछ, अगर आप वक्त को देखेंगे, पिछले 5-6 महीने को ही अगर आप देख लेंगे तो बड़ी दिलचस्प चीज़ें हुई हैं। और शुरुआत इसकी हुई है दरअसल पिछले साल के अक्टूबर से एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 2024 के अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई है, जब से मार्केट्स ने खराब परफॉर्मेंस स्टार्ट की है। तब तक लोगों को लगता था कि दुनिया जहान की सब चीज़ें छोड़ दो, केवल और केवल मार्केट में पैसा लगाओ, ना गोल्ड, ना सिल्वर, ना एफडी, ना और कोई चीज़ जी, ना पोस्ट ऑफिस, कहीं नहीं, केवल और केवल बाजार आपको पैसा बनाकर देगा। और लोगों ने कमाया भी 4-5 साल में। लेकिन उसके बाद से हालात जो बदले, और इस साल के अक्टूबर तक अभी तक सिचुएशन तकरीबन मोर और लेस वैसी सी है। मार्केट्स हाल में कुछ पीक पे पहुंचे भी, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो दरअसल अभी भी रेड में ही है। इसने लोगों को की जो नॉन कन्वेंशनल थिंकिंग थी, अनकन्वेंशनल एक जो थिंकिंग थी, उससे लोगों को फिर से कन्वेंशनल थिंकिंग पे जाने के लिए मजबूर कर दिया। जो एक अनकन्वेंशनल थिंकिंग थी वो ये थी कि साहब पक्की जगह छोड़िए और बाजार जैसे रिस्की जगह पर जाइए। बाजारों की हाल खराब हुई, गोल्ड भागा, तो लोग फिर कन्वेंशनल थिंकिंग, कन्वेंशनल विजडम पे आए कि नहीं साहब बैंक अच्छे हैं, गोल्ड अच्छा है, सिल्वर अच्छी है, जो ठोस चीज़ें, रियल्टी अच्छी है, जो ठोस चीज़ें वही अच्छी है, बाजार आजार का कोई भरोसा नहीं है। फिर वो चीज़ें वहाँ सिप पे भी दिखाई दी, और इसी वजह से लोग अब एक बार से एफडीज की तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेविंग अकाउंट्स में आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है दुनिया जानती है, बिल्कुल आपको ना के बराबर यहाँ पे कोई ब्याज मिलता है। दूसरी तरफ बैंकों के सामने मुसीबत ये हुई है कि बैंकों को पैसा मिलना लोगों का मुश्किल हुआ है जी। ओवर फाइनेंशियलाइजिंग की जो आप बात करते थे, लो कॉस्ट वाला जो रकम है वो मिलनी कम हुई है, डिपॉजिट्स पे आफत आई है। बैंकों ने क्या किया, बैंकों ने घटते हुए ब्याज के साइकिल में भी ब्याज, जो डिपॉजिट्स हैं फिक्स डिपॉजिट्स, उन पर ज़्यादा ब्याज देना शुरू किया है। और अगर आप हाल के वक्त में ही देखिए तो कई बैंकों ने अपने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए जी। तो ऐसे टाइम पर बैंकों में 7.25-7.5% का इंटरेस्ट रेट एफडी पे मिल रहा है, 3 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 1 साल के जब लिए, 1 साल के लिए, जबकि ब्याज दरें नीचे जा रही हैं। और आगे आने वाले वक्त में जिस हिसाब से भारत की ग्रोथ रेट के डेटा आ रहे हैं, जिस हिसाब से भारत के इन्फ्लेशन के डेटा आ रहे हैं, लग ये रहा है कि और रेट नीचे जा सकते हैं, और बैंक रेट बढ़ा रहे हैं। तो एक दिलचस्प सा माहौल है जहां, और लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि भाई 7-7.5% का अगर रिटर्न आपको पक्का एक मुश्त मिल रहा है
तो बैंक में चले जाओ, बाजार का कोई भरोसा है नहीं। जी, अब सर आपसे चर्चा करना चाहेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है उसकी। लगातार सर कहा जा रहा है कि इस साल की अगर बात की जाए तो 3 बार जो है रेपो रेट कट में जो है रेपो रेट में जो बदलाव देखने को मिला, कट किया गया। 100 बेसिस पॉइंट का सीआरआर भी कट किया गया था। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि चूंकि अब अमेरिका को देखकर हम लोग तय करते हैं, कई हद तक आप कह भी सकते हैं यूएस फेड को देखते हैं हम लोग, तो क्या इस बार भी सर क्या 0.25% या 1/4% का रेट कट क्या ऑन द टेबल है या नहीं? नहीं, देखिए विशाल, मैं अपने तौर पे ये मानता हूँ कि अभी भी रेट कट होना मुश्किल है इस बार भी, चाहे 25 बीपीएस का हो या आप उसको किसी भी पैमाने पर देख लीजिए। मुझे लगता है कि जिस हिसाब की परिस्थितियां हैं उसमें आरबीआई अभी और वेट एंड वॉच के मोड में रहेगा। अब भले सरकार ने, या पिछले साल भी हमने देखा था, दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी से पहले सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने बार बार कहा कि आरबीआई को अब रेट कट करना चाहिए, अब बहुत कंडक्टिव एटमॉस्फेयर है जहां से रेट कट होना चाहिए, लेकिन रिजर्व बैंक ने रेट कट नहीं किया। इस बार भी पीयूष गोयल ने ऐसा ही बयान दिया है कि अब सबकी नज़रें रिजर्व बैंक पर टिकी हुई हैं कि वो क्या सौगात देगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि, देखिए 8.2% की ग्रोथ रेट आई आपकी सेकंड क्वार्टर में, इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आया है, 0.25% पे आपका खुदरा महंगाई दर आई है। ये दोनों डेटा बहुत महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से न तो आरबीआई के सामने अभी इस बात की दिक्कत है कि ग्रोथ का क्या होगा, ग्रोथ को बढ़ाना है। आरबीआई एक क्वार्टर और वेट कर सकता है, फरवरी में फिर मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होनी है। आरबीआई फरवरी तक के डेटा देख सकता है कि साहब दिसंबर में हालात कैसे रहे, जनवरी में कैसे रहे, जीएसटी का नंबर कैसा आएगा कलेक्शन का, क्योंकि नवंबर में थोड़ा नंबर कमज़ोर आता हुआ जीएसटी का दिखा है, 1.7 लाख करोड़ का डेटा आया है। तो जीएसटी के नंबर, इकोनॉमी के दूसरे जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स हैं उनको आरबीआई देखेगा, उस हिसाब से। अब एक फिच की रिपोर्ट जो आई है उसमें कहा गया कि 7.4% की ग्रोथ रहेगी। तो इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है जब आप पे 50% का टैरिफ लगा हुआ है, उसके बावजूद पूरी इकोनॉमी के इंजन पूरी ताकत के साथ एकदम परफॉर्म कर रहे हैं। आरबीआई आखिर यहां से और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रेट कट और करने की रिजर्व बैंक को मुझे लगता नहीं है कि अभी और जरूरत है जी। क्योंकि क्रेडिट, अगर मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी आएगी, पैसा आएगा, कर्ज सस्ता होगा, लोग कर्ज लेंगे, तो असेट क्वालिटी पे भी असर पड़ सकता है और यहां से फिर स्लिपेज या डिफॉल्ट्स भी क्रिएट हो सकते हैं। तो रिजर्व बैंक मुझे लगता है कि फरवरी तक और एक बार वेट कर सकता है विचार। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।